गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे बीए फाइनल ईयर फिजिक्स पेपर फर्स्ट क्वांटम मैकेनिक्स की। इसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी का अनिश्चितता का सिद्धांत। ठीक है, जिसमें हमने बात की थी कल हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स की हमने बात की थी, जिसमें क्या बताया था कि किसी भी पार्टिकल की स्थिति व संवेग डेल पी एक्स, ठीक है ना, एक ही समय पर एक ही दिशा के अंदर स्थिति व संवेग इन दोनों को एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते, और इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू एच कैट बाई 2 होता है। ठीक है, ऐसा हमने कल देखा था। एनर्जी के लिए भी देखा था, डेल ई डेल टी, एनर्जी और टाइम में जो अनिश्चितताएं हैं उनका गुणनफल भी कभी भी एच कैट बाई 2 से कम नहीं हो सकता, ये हमेशा एच कैट बाई 2 से अधिक ही होगा, ग्रेटर देन ही होगा। ठीक है, इसी के साथ हमने एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, इसके बारे में देखा था। तो इनका जो एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में जो अनिश्चितताएं हैं उनका गुणनफल भी कभी भी एच कैट बाई 2 से अधिक नहीं, सॉरी, एच कैट बाई 2 से कम नहीं हो सकता, हमेशा अधिक ही होगा। ठीक है, तो आज जो हमारा जो टॉपिक है वो है इसकी एप्लीकेशन। ओके, अब हम यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें जो पहली एप्लीकेशन है अपनी वो है नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियस। नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियस। ठीक है, नाभिक में इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व, ठीक है ना, कि नाभिक जो आपके न्यूक्लियस है, ठीक है, देखो ये एटम होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, और बीच के अंदर ये न्यूक्लियस होता है आपका नाभिक। तो इस नाभिक के अंदर क्या इलेक्ट्रॉन पाया जाता है ना, इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व है, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व नहीं है, ये हम यहाँ पे देखेंगे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का उपयोग करते हुए। ठीक है, तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसमें जो फर्स्ट है वो है एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियस।
इस यहाँ पे देखो ये ज्ञात करने के लिए कि नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है क्या नहीं रहता है, नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व है या नहीं है, ये देखने के लिए हम ये यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि ये नाभिक है, ठीक है ना। देखो ये नाभिक है, ये न्यूक्लियस है, ये पूरा एटम है, ठीक है ना, ये पूरा एटम है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ मूव करते रहते हैं। तो अब मैं इस नाभिक को यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है ना, ये पूरा आपका नाभिक है, ये पूरा कंप्लीट न्यूक्लियस है, ठीक है ना, जिसकी त्रिज्या r है। तो हम यहाँ पे ये मानकर चल रहे हैं कि ये एक r रेडियस का गोला है, नाभिक है, ठीक है ना, न्यूक्लियस है, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन विद्यमान है, इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व है, ठीक है ना। इस न्यूक्लियस के अंदर r त्रिज्या के न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन विद्यमान है। तो ये हम मानकर चल रहे हैं और लास्ट में हम रिजल्ट देखेंगे कि क्या रिजल्ट मिलता है, ठीक ना, और उस रिजल्ट के आधार पर हम फिर देखेंगे कि इसका अस्तित्व है या नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, इसकी कैलकुलेशन करते हैं हम। तो यहाँ पे आप नोट्स लिखते भी जाइए कि माना, अब ये हम मान के चल रहे हैं, माना नाभिक में इलेक्ट्रॉन विद्यमान है, माना नाभिक में इलेक्ट्रॉन विद्यमान है, जहां नाभिक को क्या माना है, जहां नाभिक को एक त्रिज्या r का स्फीयर, ठीक है ना, त्रिज्या r का गोला माना है, ठीक है ना, त्रिज्या r का गोला लेते हैं, माना है या लेते हैं, ठीक है। ये त्रिज्या r का गोला है, ये गोला लेते हैं, जिससे यहाँ पे देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि अब हम बात करेंगे हाइजेनबर्ग एर्सेनडेल प्रिंसिपल की, तो हाइजेनबर्ग एर्सेनडेल प्रिंसिपल में हम स्थिति में एर्सेनडेल का निर्धारण करेंगे और जो मोमेंटम है, मोमेंटम में एर्सेनडेल का निर्धारण करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या मान रहे हैं कि जो ये r त्रिज्या का गोला है, तो जो इलेक्ट्रॉन के स्थिति में अनसर्टेनिटी है वो कम से कम, ये जो त्रिज्या है इतनी तो होगी ना त्रिज्या के अंदर, क्योंकि r रेडियस का जो स्फीयर है, इस स्फीयर में जो इलेक्ट्रॉन की अनसर्टेनिटी है, ठीक है ना, पोजीशन की अनसर्टेनिटी है, तो इलेक्ट्रॉन इस r त्रिज्या के गोले में कहीं ना कहीं पे तो पाया जाएगा। तो इस ये जो पोजीशन में अनसर्टेनिटी है, पोजीशन में अनसर्टेनिटी हम किसकी को ले रहे हैं, यहाँ पे जो स्फीयर का रेडियस है r, इसके इक्वल यहाँ पे हम मान रहे हैं। तो जिससे एक त्रिज्या r का गोला लेते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता गोले की त्रिज्या के कोटि लिखिए यहाँ पे, गोले की त्रिज्या के कोटि की होगी। यहाँ पे जो अर्थात जो रेडियस होती है, रेडियस की जो त्रिज्या होती है, त्रिज्या किस कोटि
की होती है, हम सब जानते हैं कि जो भी एटम है, एटम का जो न्यूक्लियस है और तो न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है, ठीक है ना, वो फर्मी में होती है। फर्मी, फर्मी का मतलब 10 टू द पावर 15, 10 टू द पावर 15 इस कोटि की होती है, ठीक है ना। और यदि कुछ मल्टीप्लाई देखें तो 5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -15, तो अर्थात जो अनिश्चितता है स्थिति में वो डेल एक्स इक्वल टू इसकी आर त्रिज्या की कोटि होती है ना, ये मान रहे हैं। और जो न्यूक्लियस की त्रिज्या होती है, नाभिक की जो त्रिज्या होती है वो कितनी होती है, 10 गुना 10 की पावर -15, ठीक है ना, मीटर, ठीक है, मीटर। और इसको यदि वैसे लिखना चाहो तो ये फर्मी होती है, ठीक है ना, फर्मी, फर्मी का मतलब होता है 10 टू द पावर -15, ओके। तो ये आपकी स्थिति में अनिश्चितता आ गई। तो हाइजेनबर्ग के असर्टेनिटी प्रिंसिपल से ये हटा रहा हूं यहाँ, कहते हैं हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता, अनिश्चितता के सिद्धांत से, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत से संवेग में अनिश्चितता, संवेग में अनिश्चितता, तो हाइजेनबर्ग का जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है, ऑलमोस्ट इक्वल टू h/2, ठीक है ना। ये हम ऑलमोस्ट इक्वल टू h/2 मान के चल रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास डेल एक्स में अनिश्चितता है, ठीक है ना, डेल एक्स में इलेक्ट्रॉन में पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो डेल एक्स में है, ये अनिश्चितता है। और इसकी वैल्यू जो है हमारे पास ये है, तो हम यहाँ पे पी एक्स की वैल्यू इसके माध्यम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो h/2 और डेल एक्स, ओके। तो डेल एक्स, तो एच कैट की वैल्यू जो होती है यहाँ पे, जो ये एच कैट एच होता है ये प्लांक्स कांस्टेंट होता है, और एच कैट 1/2 होता है। इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 1.054 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड, ठीक है ना, ये एच कैट की वैल्यू होती है। और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई डेल एक्स की वैल्यू है 5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -15 मीटर, ठीक है ना। तो डेल पी एक्स की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे डेल पी एक्स, इसको कैलकुलेट करोगे तो देखिए 2 गुणा 5, 2 मल्टीप्लाई 5 10 हो गया, तो ये 10 हो गया। तो ये 10 टू द पावर -15 है, ये 34 है। तो इसको आप कंप्लीट को सोल्व करोगे तो आपको ये मिलेगा 1.054 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -20, ठीक है ना। ये डेल पी एक्स मिलेगा केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। ये मोमेंटम की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब ये मोमेंटम की वैल्यू आ गई, तो इसमें देखो कर क्या रहे हैं अपन, ये मोमेंटम की वैल्यू आ गई, इसमें हम कर क्या रहे हैं कि इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाल रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉन है इसकी एनर्जी निकाल रहे हैं, ठीक है, कि न्यूक्लियस के अंदर, इस गोले के अंदर इस इलेक्ट्रॉन की कुल एनर्जी कितनी है, ठीक है। तो एनर्जी निकालने के लिए एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, E = p²/2m। एक ये फॉर्मूला होता है नॉर्मल, जो नॉन रिलेटिविस्टिक्स पार्टिकल हैं उनके लिए हम ये फॉर्मूला रख सकते हैं। रिलेटिविस्टिक्स पार्टिकल हैं उनके लिए p²c² + m0 c4,
ठीक है ना, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या चाहिए, दोनों के अंदर ही मोमेंटम चाहिए। तो हमने मोमेंटम निकाल लिया। तो अब यहाँ पे क्या है कि जो ये मोमेंटम आया है, ये मोमेंटम में अनिश्चितता है। तो हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि जो ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है, और जो ये इस रेंज के अंदर है, डेल एक्स रेंज के अंदर ये इलेक्ट्रॉन है, और इसकी जो मोमेंटम है डेल पी एक्स, ये इस इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम में अनिश्चितता है। तो ये जो अनिश्चितता है, ये इलेक्ट्रॉन का जो मिनिमम संवेग है, मिनिमम मोमेंटम है इस रेंज के अंदर, ठीक है ना, वो ये इसके इक्वल होगी। क्योंकि यदि आपने एसएनएमपी प्रिंसिपल में मैंने बताया था आपको, आपने वहां पे ये ध्यान दिया हो कि जो पार्टिकल है, ठीक है ना, क्वांटम के अंदर जो पार्टिकल है उसको हम एक वेव से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एक वेव पैकेट, जो वेव पैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, वेव पैकेट, ठीक है ना, वेव ग्रुप बोल दीजिए, वेव पैकेट में। तो ये वेव पैकेट जो है, ये जो वेव पैकेट है, ये वेव पैकेट वो एक वेव नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी वेव है, ठीक है ना, यहाँ पे बहुत सारी वेव है, अलग अलग वेव लेंथ की वेव है ये, ठीक है ना, इनका कॉम्बिनेशन ये बना हुआ है, इन सब का सुपरपोज है ये वेव पैकेट, ठीक है ना। और भी बहुत सारी हो सकती हैं, ये कोई इक्वल नहीं है, बहुत सारी हो सकती हैं इसके अंदर, ये तो मैंने 2-3 का एग्जांपल लिया है। तो जब हम इस डेल एक्स, ये अनिश्चितता है डेल एक्स, ठीक ना, इतनी, ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे कहीं पे भी पाया जा सकता है, ठीक ना, फिक्स कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है कि यहीं पे पाया जाएगा, पार्टिकल कहीं पे भी हो सकता है, ठीक ना। यही तो है क्वांटम। क्वांटम में हम किसी चीज के बारे में पूर्ण रूप से ये नहीं बता सकते कि ये यहीं पे है, ठीक ना, एक ही टाइम के अंदर पार्टिकल यहाँ भी हो सकता है, वहां भी हो सकता है, वहां भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। तो इन सब के अंदर जो ये डेल पी एक्स है, ठीक है ना, डेल पी एक्स, ये डेल पी एक्स इनमें से कोई सा भी एक वैल्यू ले सकता है, लेकिन ये जो हम एसएनएमपी मान रहे हैं, तो एसएनएमपी मान रहे हैं कि चलो जो भी मिनिमम से मिनिमम मोमेंटम है वो तो होगा ही यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे सिर्फ मेरा ये समझाने का उद्देश्य था और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे डेल पी एक्स को हम मिनिमम मोमेंटम के फॉर्म में लिख देते हैं यहाँ पे, और फिर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उससे कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। माना इलेक्ट्रॉन, ये जो इसके बारे में लिखा हूं, माना इलेक्ट्रॉन के संवेग में यह अनिश्चितता, इसके, ये जो अनिश्चितता है इसके मतलब इलेक्ट्रॉन के न्यूनतम संवेग के बराबर होगी, ठीक है ना, बराबर होगी, अर्थात P मिनिमम इक्वल टू डेल पी एक्स इक्वल टू, ये वैल्यू आ गई 1.054 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -20 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। ये मोमेंटम में अनिश्चितता आ गई, तो मोमेंटम में ये अनिश्चितता आ गई। तो अब देखिए आप यहाँ से एनर्जी, सो चूंकि रिलेटिव
मास एनर्जी फॉर्मूले E इक्वल टू, ठीक है ना, ये से रिलेटिविस्टिक मास एनर्जी फॉर्मूले से, तो ये रिलेटिविस्टिक्स के लिए हम लिख रहे हैं E इक्वल टू, ये रिलेटिविस्टिक मास एनर्जी फॉर्मूला होता है, ठीक है, p स्क्वायर c स्क्वायर प्लस m नॉट स्क्वायर c4। तो यहाँ पे देखिए ये p मिनिमम है, ये p मिनिमम है, तो एनर्जी भी क्या होगी, मिनिमम एनर्जी होगी, ठीक है। तो या दूसरी चीज यहाँ पे क्या है, ठीक है, इस केस के लिए यहाँ पे हम इस केस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, न्यूक्लियस में इस केस के लिए यहाँ पे क्या है, जो m नॉट स्क्वायर c4 है, जो लेस देन p स्क्वायर मिनिमम और c स्क्वायर से बहुत कम है, ठीक है ना। इसकी वैल्यू, इस जो कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट की वैल्यू, ठीक है ना, इस कंपोनेंट से बहुत कम है, इसलिए इसको हम यहाँ पे नेगलेक्ट मान लेते हैं। तो जो ई मिनिमम आएगी, ई मिनिमम ये ऑलमोस्ट इक्वल टू होगी पी मिनिमम सी, ठीक है ना, ये क्योंकि ये नेगलेक्ट हो गया तो ये रूट है, तो रूट से पी स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो पी मिनिमम सी ये ऑलमोस्ट ये वैल्यू बचेगी, सॉरी ठीक है। तो यहाँ पे ई मिनिमम की वैल्यू निकालेंगे हम, ई पी मिनिमम की वैल्यू अभी निकाली थी 1.054 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -20, ठीक है। और ये सी जहाँ ये यहाँ पे वैल्यू है, जहाँ जो सी है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ लाइट प्रकाश की चाल है, जिसकी वैल्यू जो होती है मीटर पर सेकेंड, 3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से ई मिनिमम की जो वैल्यू आती है वो होती है 3.162 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -12, 10 टू द पावर -12 ये जूल में होती है, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट करना है यहाँ पे और इसको करना, तो ये 10 से 12 हो जाएगा और मल्टीप्लाई करोगे तो 5 4 ये 3 पॉइंट समथिंग ये आ जाएगा, ठीक है। और यदि इसको हम, क्योंकि देखिए ये जो वैल्यू होती है 10 टू द पावर -12 है, ये बहुत कम वैल्यू है, ठीक है ना, एनर्जी की, इसको हम माप नहीं सकते, इसलिए इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, इस कम वैल्यू को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये कितना होता है, तो ये ऑलमोस्ट आपके पास आएगा 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे देखिए अब एक तथ्य और आपको पता होना चाहिए, उसी के आधार पर आप इसको बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इस नाभिक में पाया जाएगा या नहीं पाया जाएगा। तो वो तथ्य क्या है कि जो अस्थायी नाभिक होते हैं, अस्थायी नाभिकों में जो बीटा डीके होते हैं, तो उन बीटा डीके में, ठीक है ना, अस्थायी जो नाभिक होते हैं, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस होते हैं, जिनको रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है ना, उनमें जो बीटा डीके होता है, बीटा डीके में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ठीक है ना, वहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ठीक है ना, नाभिक से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, नाभिक से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। तो ऐसे नाभिकों में जब बीटा डीके होता है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, तो उन इलेक्ट्रॉनों की जब एनर्जी डिटरमाइन की गई, मेजरमेंट की गई, तो उस एनर्जी की जो वैल्यू थी वो क्या थी, 2 से 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, कितनी वैल्यू थी, 2 से 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप सपोज कीजिए कि ये जो अस्थायी नाभिकों से जो हमको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, उनकी जो वैल्यू है, मैक्सिमम जो
ठीक है। और यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन को नाभिक के अंदर मानकर जो एनर्जी निकाली है वो एनर्जी कितनी है, 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो एनर्जी कितनी है, 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अर्थात ये एनर्जी तो इस एनर्जी से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा है तो ये हो ही नहीं सकता कि इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, इस गोले के अंदर रह जाए। भाई ये एनर्जी ज़्यादा होगी तो ये तो इसको छोड़ के जाएगा बाहर, ठीक है ना, इस पे थोड़ी रुकेगा। तो ये सीधी सी बात की है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख लेना कि ये जो है उपरोक्त ऊर्जा कौन सी, ये की मिनिमम 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उपरोक्त ऊर्जा का मान अस्थायी नाभिकों के बीटा डीके में प्राप्त इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा कितनी होती है, 2 से 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बहुत अधिक होता है जिससे निष्कर्ष निकलता है कि इलेक्ट्रॉनों का नाभिक में अस्तित्व नहीं होता है, ठीक ना। जिससे निष्कर्ष निकलता है कि इलेक्ट्रॉनों का नाभिक में अस्तित्व नहीं होता है। ओके, तो ये आपको समझ में आया होगा। इसमें देखो हमने कुछ भी नहीं किया है। अब आपको एक सीधे से तौर पर मैं बता देता हूँ। इसमें हमने कुछ नहीं किया, हमने ये मान के चला है कि इलेक्ट्रॉन है, नाभिक में रहता है, नाभिक को हमने r त्रिज्या का गोला माना है और उसमें हमने इलेक्ट्रॉन का रेजिस्टेंस माना है, ठीक ना, कि ऑलरेडी इसमें इलेक्ट्रॉन विद्यमान है। तो इलेक्ट्रॉन विद्यमान है तो इसकी जो अनसर्टेनिटी है वो अनसर्टेनिटी क्या होगी, r होगी, ठीक ना। इसकी स्थिति में अनसर्टेनिटी अनिश्चितता है, r होगी। r का मतलब ये यहाँ से यहाँ तक कहीं पे भी पाया जा सकता है इलेक्ट्रॉन, इस यहाँ पे हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ठीक ना। तो इलेक्ट्रॉन की अनसर्टेनिटी r होगी। तो ये अनसर्टेनिटी जब हमको मिल जाती है तो हम डेल्टा x ये निकाल सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट y को डेल x से, ठीक ना। हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यूज करके ये निकाल सकते हैं। और क्योंकि ये डेल्टा x संवेग में अनिश्चितता है तो ये हम यहाँ पे मानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का जो मिनिमम संवेग है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का मिनिमम से मिनिमम जो संवेग है यहाँ पे वो कम से कम इसकी अनसर्टेनिटी के बराबर तो होना ही चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि अनसर्टेनिटी बहुत कम होती है तो इलेक्ट्रॉन का जो संवेग है, अनसर्टेनिटी की वैल्यू इतनी आ रही है तो कम से कम इलेक्ट्रॉन का संवेग इतना तो होना चाहिए। तो इसको हमने P मिनिमम माना है और P मिनिमम मान के जो E मिनिमम की वैल्यू है आप डायरेक्ट भी ये लिख सकते हो, ठीक है ना। आप डायरेक्ट भी E मिनिमम इक्वल टू P मिनिमम C लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या फिर आप ये फॉर्मूला P स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है ना, P मिनिमम स्क्वायर अपॉन 2m, ये फॉर्मूला लगाकर भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे m जो है इलेक्ट्रॉन का मास होगा, ठीक है ना। ये इस फॉर्मूले से भी वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो फिर E मिनिमम निकालेंगे, E मिनिमम निकाल के हमको पता चलेगा कि ये जो वैल्यू है E मिनिमम की यहाँ पे जो 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई, ये वैल्यू जो
नाभिक अस्थायी नाभिक है, ठीक है ना, रेडियो एक्टिव नाभिक है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है, ठीक, उनसे प्राप्त होने वाले जो इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी है 2-3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उससे बहुत ज्यादा होती है। तो सोचो कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 2-3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैक्सिमम होती है, ठीक है ना। तो ये जो एनर्जी आ रही है ये मिनिमम एनर्जी, यही इनसे बहुत ज्यादा एनर्जी है इस इलेक्ट्रॉन की। तो इतनी एनर्जी है कि ये तो ऑब्वियसली नाभिक के बाहर निकल जाएगा, इतनी एनर्जी होगी। तो क्योंकि 2-3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी होते हुए ये नाभिक के बाहर निकल जाता है 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसके लिए बहुत ज्यादा होगी। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन का इसके अंदर कोई भी अस्तित्व नहीं है। ओके, तो इसमें इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में